Hello students, for this is another career counseling session where we are going to discuss your career options as a microbiologist. If you are also fascinated by studying the structures of plants and animals, how a living cell function, and you want to study them under a microscope in the laboratory, then this is your best career option where you can excel and grow as much as you want. Let's start with this today's episode, जहां हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आखिर होते क्या हैं। तो इनकी बात की जाए तो दे आर बेसिकली बायोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड रिसर्च अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, अदर रिस्पेक्टिव पैरासाइट्स, ये सब जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उन पे स्टडी करने वालों को हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। A microbiologist basically research about their evolution, growth, biochemistry, genetic material, relation with humans, etc. यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आए हैं, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह से एक सिंपल लिविंग सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है हमारा, एंड किस तरह से उसकी बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक मटेरियल है, और ह्यूमंस के लिए वो किस तरह बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, ये सारे एस्पेक्ट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को स्टडी करना होता है। इसके साथ ही साथ सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आई सेड आर हार्मफुल टू द ह्यूमन काइंड, जैसे कि HIV वायरस जो कि डिजीज कॉज करता है एड्स का, आपका कोरोना वायरस हो गया जैसे वो कॉज कर रहा है कोरोना डिजीज यहाँ पे। इन दिस दे स्टडी अबाउट दीज वायरसेस हु आर हार्मफुल टू अस। तो यहाँ पे उसकी ब्रांच बन जाती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। इसी तरह खाने को भी खराब करने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो जाते हैं। इन सारे स्पेशलाइजेशंस के बारे में हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करते ही चलेंगे। तो हम यहाँ फिलहाल बता रहे हैं आपको कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड इसी के साथ साथ आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि कर्ड का बनना। तो कर्ड के बनने में, उस जमने में हेल्प करता है बैक्टीरिया एक हमारा, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इसी तरह चीज़ के प्रोडक्शन में भी बहुत सारे आपके थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज हो गई, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं एंड दीज आर बेनिफिशियल। इसी के साथ साथ गट माइक्रोफ्लोरा, जो कि आपके स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, गट को सही रखने के लिए, यानी कि वहाँ की फंक्शनिंग के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उनकी तरह वो हेल्पफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ यू स्टडी और वर्क ऑन देयर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। You also work on microorganisms that may foul food, as we have discussed. तो ऐसे लोगों को जो इनके बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसके साथ बात की जाए क्या पाथवेज हैं जिनको स्टडी करके कौन से एजुकेशनल पाथवे आप अपनाएंगे अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो इसमें आ जाता है कि 10th तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो स्कीम चल रही है आपके पर्टिकुलर बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। देन इन 11th-12th में आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, जिसमें यू हैव टू पिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या अदर कॉम्बिनेशंस सब्जेक्ट्स के जो अलाउड होते हैं। इसके साथ आफ्टर 11th-12th यू विल अंडरगो अंडर ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सिमिलर फील्ड्स। एंड बेसिकली अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो आप पर्टिकुलर ऑनर्स कोर्स करते हो, लाइक BSc ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc ऑनर्स इन इम्यूनोलॉजी, तो ऑनर्स कोर्स में डिफ्रेंशिएशन बस इतना सा होता है कि वहाँ आप कोर सब्जेक्ट ओनली माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ रहे होगे, जो भी आपने सिलेक्ट किया है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। जनरल माइक्रोबायोलॉजी है या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है या अगर कोई भी अदर्स उसका ब्रांच है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो। जब सिंपल बैचलर्स डिग्री करोगे अगर साइंस में, लाइक ZBC ग्रुप से, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको जूलॉजी के अंदर एनिमल माइक्रोबायोलॉजी आप स्टडी करोगे, बॉटनी के अंदर आप प्लांट माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करोगे, एंड केमिस्ट्री अलग एक स्ट्रीम हो गया। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ते हो, इसीलिए ऑनर्स कोर्स इज एन एडवांटेज ओवर सिंपल अंडर ग्रेजुएट जो BSc का कोर्स होता है उसके ऊपर। इसके साथ आप UG के बाद PG कर सकते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी था, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी था एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी था, अदर फील्ड सिमिलर जो है उनमें। सेकेंड पार्ट पे डिस्कस किया जाए तो वहाँ पे आ जाता है आपने सिंपल अंडर ग्रेजुएशन किया रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो अभी बताए, उसके बाद आपने PG कर लिया, देन यू गो फॉर PhD। तो PhD एक हायर डिग्री हो गई जिसके लिए आपने गए एंड उसमें आपने सब्जेक्ट ले लिया माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी,
एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारी फील्ड्स हैं आपके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे होगे। इसके साथ साथ थर्ड पाथवे अगर देखा जाए तो वहाँ पे आप यूजी डिग्री करने के बाद आप डुअल डिग्री के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपका पीजी प्लस पीएचडी के लिए जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डुअल डिग्री ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका साल बच जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये वहाँ पे फ़ायदा होता है। एंड सब्जेक्ट्स तो आपके रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर योर सेम जो थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी मिलती है। अगर इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज की बात की जाए तो अगर आप एंट्री लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं तो देन अगर आपकी रिस्पेक्टिव पोजीशन, फॉर एग्जांपल एज आरए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे आपकी सैलरी पैकेज 25 to 30K रेंज करेगी एज अ आरए। आप एक रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट लैब्स में, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, जिसको नाम एज अ रिसर्च एसोसिएट बोला गया है। ये जस्ट आफ्टर पीजी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें रेंज करता है 25 to 30K तक, इवन हायर अगर आपका पीजी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से है। तो डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज एंड द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो आपका पैकेज उसके हिसाब से वैरी कर सकता है। देन एज अ डॉक्टरल आप ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि आप JRF या SRF पोस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं या आप PhD ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर PG, देन एंट्री लेवल पे यू आर रेंजिंग, योर पैकेज विल रेंज फ्रॉम 35 to 38K, जो JRF के लिए 35K है एंड देन 38K फॉर SRF है। इस तरह से सीनियर रिसर्च फेलो जो होते हैं उनके लिए। देन एज अ साइंटिस्ट अगर जस्ट आफ्टर योर PhD यू आर ज्वाइनिंग सम इंस्टीट्यूट, आइदर इट इज़ अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हो या प्राइवेट लैब ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे 80K to 1 लाख तक वो रेंज कर सकती है आपकी सैलरी। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन है एंट्री लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन करने का, जहाँ पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर कहला रही है एंड वहाँ 65 to 70K तक रेंज करती है अच्छे कॉलेजेस और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। अदरवाइज स्टार्टिंग इट इज़ कि एटलीस्ट 40K तो होगी ही होगी आपके स्टार्टिंग सैलरी जो है। देन जूनियर लेवल पे वेयर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 6 ईयर्स, तो वहाँ पे पैकेज आपका बढ़ जाएगा रिस्पेक्टिव पोजीशंस में 50K से 140K तक रेंज कर सकती है। मिडिल लेवल में आपका जहाँ पे 10 से 12 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो इन्हीं सारी पोजीशंस में वो 140K से 190K तक रेंज कर सकती है आपका पैकेज। एज अ साइंटिस्ट ये ज़्यादा आपको अच्छा पैकेज मिलेगा उसमें, रिस्पेक्टिव पोजीशंस में प्लस 20K का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बढ़ेगा सैलरी। देन सीनियर लेवल वेयर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 ईयर्स, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन भी अच्छी खासी होगी, आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। देन एज अ प्रोफेसर आप हैं अगर वहाँ, तो आपकी पैकेज बनेगा 160K से लेकर 2 लाख तक का पैकेज जा सकता है, इंक्लूडिंग अलाउंसेस जैसी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन कर रहे हैं। देन एज अ साइंटिस्ट आप रिसर्च लैब्स में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ साइंटिस्ट C की पोजीशन जो एंट्री लेवल होती है उससे ज्वाइन करके वो हाई ग्रेड तक जाती है, साइंटिस्ट D, E, F, G, H तक रेंज करते हैं ये सब आपके। तो वहाँ 210 से लेकर 250K तक आपका पैकेज रेंज करेगा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट और द फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। सो यहाँ पे इस तरह से रेंज करेगा। इसके अलावा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट लेबोरेटरीज जो होती हैं, तो वहाँ पे एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपका पैकेज रेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट या कंपनी जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो प्राइवेट जो, तो 60K से लेकर वो 2 लाख तक रेंज कर सकती है। तो अच्छी खासी यहाँ पे इनकम है एंड बेसिकली ये आपका इनकम बढ़ सकती है अगर आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें, यानी आपकी नॉलेज और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कितने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करना आता है। आप इस फील्ड में हैं तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और एपरेटस को आपको हैंडल करना होगा। तो आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने की आएगी, इंस्ट्रूमेंट को चलाने की यानी कि, और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो आते हैं जब आप उससे डेटा एनालाइज करने की, तो जितनी अच्छी नॉलेज इस चीज़ की होगी आपका पैकेज बढ़ने का चांसेस उतना ज़्यादा है। इसके बाद अगर बात करें तो सी एज वी हैव सीन कि ये सब ग्रोथ है पैकेज की एंड ये सब पोजीशंस मिलती हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस जॉब रोल एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आपका ये जो जॉब है तो वहाँ पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ तक जा रहे हैं आपके, तो उसको डिस्कस करते हैं अब आगे।
सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एज वी हैव सीन, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ आपके पास स्टार्टिंग प्रॉस्पेक्ट आता है कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, वेयर योर सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 65 to 70K, और अगर आपका एटलीस्ट मिडिल लेवल का इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे प्लस 50K 40K तो होगा ही होगा वहाँ। देन उसके बाद आपके अपग्रेड होने के चांसेस क्या है, विद अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंसेस आपका रैंक जो आ जाएगा, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर की आपकी पोजीशन हो जाएगी, देन यू विल गेट अ पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एंड देन आपको एमराइटस साइंटिस्ट या एमराइटस प्रोफेसर की भी पोजीशन उसमें पा सकते हैं आप, अलॉन्ग विद अगर देखा जाए आप कितना एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस गेन करते चले जा रहे हैं। देन अगर बात करें, अगर आप किसी रिसर्च लैब को ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पर, तो देन यू हैव ऑप्शन एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन करने की है। साइंटिस्ट में भी साइंटिस्ट सी की पोजीशन आप ज्वाइन करते हो, ग्रेड सी मिलता है आपको, देन इट हैज अपग्रेडेशन। तो ये जो यहाँ पे देखा जाए करंट रोल आपका एज अ साइंटिस्ट सी आप ज्वाइन कर रहे होगे। देन विद द लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म देखा जाए तो आप वहाँ पर हेड बन सकते हो, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट बन सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। सीनियर लेवल साइंटिस्ट से होते हुए गुजरेंगे आप इस चीज़ के लिए। देन अगर आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, देयर यू हैव चांसेस ऑफ कि आप वहाँ पे सीनियर बनेंगे, क्वालिटी कंट्रोल हेड बन सकते हैं या उसका सीनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे अलॉन्ग विथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा। तो इट हैज़ गुड प्रॉस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन यू आर गेनिंग अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंसेस। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या रिसर्च लैब्स में, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन बदलकर असिस्टेंट डायरेक्टर की भी हो सकती है। दिस विल बी व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स प्लस, तब जाके आपको ये पोजीशन हासिल हो सकती है वहाँ पे। देन आपके पास डेप्यूटी डायरेक्टर बनने की पोजीशन है, देन यू हैव उसके बाद अपग्रेड हो सकते हो डायरेक्टर की पोजीशन पे। साथ ही साथ अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से एसोसिएटेड हैं जहाँ पे आप एमराइटस प्रोफेसर की रैंक पे हैं, तो देयर यू हैव चांस कि आप डायरेक्टर वहाँ बन सकते हैं, डीन बन सकते हैं, डीन ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें आपका पहले एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर रखा है, या फिर वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो दीज आर ऑप्शंस जहाँ पे आपका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा है अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करते हो किसी भी लैब को या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी आफ्टर जस्ट योर MSc, तो वहाँ पे अपग्रेड होने का चांस है कि एज अ JRF आप ज्वाइन करोगे, देन एज अ SRF आपका प्रमोशन होगा, या फिर आप एज अ PhD के बाद जा रहे हो, PDF करके जा रहे हो, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करने के बाद जा रहे हो, तो वहाँ आप एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। So these are your future prospects in this field where if you select it, then यहाँ पे different options है। आपके नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस की। माइक्रोबायोलॉजी तो हमने बता दिया आपको कि कौन होते हैं, हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास। आपने R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन तो मोस्ट फेमस जो पढ़ा ही होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उसके तहत भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। तो जिसे अब हम जानेंगे आपके नेक्स्ट एपिसोड में कि किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन यानी कि नाम भी बदल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।